भारत का इतिहास ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली कहानी है। एक ऐसा सफर जो प्राचीन साम्राज्यों की नींव से शुरू होकर आज़ाद भारत की सुबह तक पहुंचता है। तो चलिए आज इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं। कभी सोचा है किसी देश की कहानी बनती कैसे है? ये सवाल ना हमें ठीक उसी गहरे सफर पर ले जाएगा जिसे हम आज देखने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हजारों सालों के संघर्ष, नए नए विचारों और अनगिनत सपनों से बुना गया है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हजारों साल पीछे, उस शानदार विरासत को देखने जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। जरा सोचिए, भारत की नींव कितनी पुरानी और कितनी एडवांस्ड थी। मतलब एक तरफ थी सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की पहली शहरी संस्कृतियों में से एक। फिर आया मौर्य साम्राज्य, जहां सम्राट अशोक ने धम्म का सिद्धांत दिया, अहिंसा और सहिष्णुता। और गुप्त साम्राज्य, वो तो एक गोल्डन एज था, विज्ञान का, गणित का, साहित्य का। इसी दौर ने तो दुनिया को शून्य दिया था। कमाल है ना। अब आते हैं मध्यकाल पर। यहाँ तो भारत में एक बिल्कुल नया कल्चरल मिक्स देखने को मिला। दिल्ली सल्तनत ने एक सेंट्रलाइज्ड शासन की शुरुआत की। उसी दौर में भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। और मुगलों को कौन भूल सकता है, उनकी वास्तुकला, जैसे कि ताजमहल। और फिर 18वीं सदी आते आते मराठों का उदय हुआ, जिसने सत्ता का पूरा समीकरण ही पलट कर रख दिया। और अब कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आती है। वो मोड़ था ब्रिटिश राज का असर और उसके खिलाफ एक नई राष्ट्रीय चेतना का जन्म। देखिए, आज़ादी की जो ये लड़ाई थी ना, उसकी जड़ें काफी हद तक आर्थिक थीं। अंग्रेजों ने भारी भरकम टैक्स लगाए, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। और उनकी पॉलिसीज, उन्होंने हमारे स्थानीय उद्योगों को खत्म कर दिया। तो जाहिर है, इसी आर्थिक तंगी से विद्रोह की चिंगारी भड़की। ये एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, तो जो छोटे मोटे विरोध अलग अलग जगहों पर हो रहे थे, वो सब एक साथ आ गए। पहली बार पूरे देश को अपनी बात रखने के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी शख्सियत की जिसने इस पूरे संघर्ष का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने इस लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहसों से निकालकर सीधे आम जनता तक, लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, और उनका दर्शन बस इन 3 शब्दों में समाया है: सत्याग्रह, अहिंसा और स्वराज। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाने के सबसे ताकतवर हथियार थे। सत्याग्रह यानी सच के लिए आग्रह, अहिंसा मतलब किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहना, और स्वराज यानी अपना राज। गांधी जी की लीडरशिप में ना ये लड़ाई धीरे धीरे और तेज होती गई, एक स्ट्रैटेजी के तहत। पहला कदम था असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश संस्थानों का बॉयकॉट करो। फिर अगला कदम सविनय अवज्ञा, मतलब गलत कानूनों को मानो ही मत, उन्हें तोड़ो। और फिर आया आखिरी और सबसे बड़ा आह्वान, भारत छोड़ो। अंग्रेजों के लिए ये फाइनल कॉल थी। उनके तरीकों का स्केल कितना बड़ा था, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। 240 मील्स, ये दांडी नमक मार्च की दूरी थी। सोचिए, नमक बनाने जैसा एक कितना सिंपल सा काम, लेकिन इसी एक काम ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा और ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। तो एक तरफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी, एक और सवाल बड़ा हो रहा था कि आज़ाद भारत दिखेगा कैसा। और इस सवाल का जवाब एक और बड़े नेता के विजन में छिपा था। आइए अब उसे समझते हैं। यहाँ बात हो रही है गांधी और नेहरू के विजन की। ये दोनों विजन अलग जरूर थे, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक थे। गांधी जी का जोर था ग्राम स्वराज पर, मतलब गांव आत्मनिर्भर बने। वहीं नेहरू का सपना था एक मॉडर्न इंडिया का, बड़े बड़े उद्योग, बांध और आईआईटी जैसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। कह सकते हैं कि एक भारत की आत्मा की बात कर रहा था, तो दूसरा उसके आधुनिक शरीर की। तो पॉइंट ये है कि इन सभी संघर्षों, इन सभी विचारों ने मिलके आखिर एक नए देश को जन्म कैसे दिया। चलिए एक नज़र डालते हैं सफ़र के कुछ अहम पड़ावों पर। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, 1885 में कांग्रेस का बनना, 1919 का जालियांवाला बाग, 1930 का दांडी मार्च, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और फिर 1947 में मिली आज़ादी, जिसके साथ विभाजन का दर्द भी जुड़ा था। हर एक घटना ने भारत की तकदीर लिखी।
और देखिए, आज़ादी का मतलब सिर्फ देश के अंदर बदलाव लाना नहीं था। इसका मतलब ये भी तय करना था कि भारत दुनिया के साथ अपने रिश्ते कैसे निभाएगा। यहीं पर नेहरू जी का पंचशील का सिद्धांत सामने आया, यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 सिद्धांत, जो आज़ाद भारत की फॉरेन पॉलिसी की नींव बने। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि संघर्ष और विजन की ये जो पूरी विरासत है, इसके आज हमारे लिए क्या मायने हैं? ये लंबा इतिहास हमें क्या सिखाता है और आने वाले कल के लिए कौन सा रास्ता दिखाता है? ये सोचने वाली बात है।